ऑलराइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बड़े ही अनफैसिनेटिंग सीन को दिखा करती है, जिसमें हम सभी ही स्कॉट एंड जीना नाम के एक यंग कपल को देखते हैं, जो कि वो दोनों ही अपनी कार के अंदर बैठकर हाईवे के रास्ते से होते हुए न्यू ऑरलियंस से जर्सी की तरफ जा रहे थे। तो जर्सी की तरफ जाते वक्त ये कपल नॉर्मली बातचीत करते हुए चलती कार के अंदर ही एकदम से मेकआउट करने लग जाता है। तो उस मेकआउट के दौरान स्कॉट के अपनी कार से स्टेयरिंग से कंट्रोल लूज हो जाता है। तो उसके चलते इस कपल की कार जाकर हाईवे पे ही बने हुए एक बॉर्डर से जाके टकरा जाती है। तो बॉर्डर के कार के वैसे टकराते ही अनफॉर्चुनेटली उस एक्सीडेंट के दौरान स्कॉट की मौत गले के अंदर कांच घुस जाने से एट द मोमेंट हो जाती है। बट वहीं स्कॉट की पास में ही बैठी उसकी गर्लफ्रेंड लकीली जेना, वो इस पेट्रोल एक्सीडेंट के दौरान मरने से बाल बाल बच जाती हैं। तो अब सीन उस भयानक एक्सीडेंट से चेंज होकर तकरीबन 3 साल बाद एक बार फिर से घूमकर जेना के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर ये स्टिल 3 साल पहले हुई उसे शॉकिंग एक्सीडेंट की ट्रेजेडी को भुला नहीं पाई थी एंड स्कॉट की मौत से मूव ऑन करने की कोशिश करती हैं, जो इसके लिए काफी टफ हो रहा था। बट एनीवेज इस बार हम सभी ही जेना के साथ उसके 3 और कॉलेज के दोस्तों को देख पाते हैं, जिन सभी के ही नाम रेनी, उसका बॉयफ्रेंड माइकल एंड इयान को देखते हैं। जेना ने यहाँ पर अपने इन सभी ही दोस्तों को काउंटी साइड के ही एक लोकल लेक साइड की तरफ तकरीबन एक हफ्ते के लिए इन सभी के लिए ही एक केबिन बुक किया हुआ होता है, जिसे हम अभी थोड़ी ही देर में देख लेंगे। उधर जाकर एक पूल पार्टी करने का नॉर्मली एक प्लान बनाया हुआ होता है, ताकि ये सभी ही ऑब्वियसली साथ में मिलकर इस वीक को एंजॉय वगैरह कर सके, ताकि जेना भी इन तीनों के साथ एक वेल क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करके इस वीकेंड की पार्टी के थ्रू अपने पास्ट के हादसे को भुला सके, जो कि वो इसका एक अच्छा डिसीजन था। तो बस अब होना क्या था, माइकल, इयान, रेनी एंड जेना ये सभी ही मिलकर अपनी एक प्राइवेट बोट से उसी ही लेक साइड केबिन के तरफ निकल जाते हैं। और बस ठीक इधर से ही ये होल इंटायर मूवी एक ऐसे सिनेरियो की तरफ जाने वाली है, जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस है। तो बस अब देखते ही देखते जेना और उसके सभी ही फ्रेंड्स फाइनली उससे लेक साइड के केबिन पे आ जाते हैं। तो जहाँ पर हम सभी ही इस केबिन के ओनर रिचर्ड को देखते हैं, जो कि वो इयान, माइकल, रेनी एंड जेना का अपना केबिन के अंदर वेलकम करता है। तो बस अब केबिन के अंदर आते ही उसको चेकआउट करने के बाद सीन अब सीधा रात की ओर ही फोकस होता है, जहाँ पर केबिन के ओनर मिस्टर रिचर्ड के साथ डिनर वगैरह करने के बाद वो इन सभी को रिलैक्स होने के लिए पास ही में ही बने हुए अपने एक स्पा में जाने के लिए कहते हैं। और बस इतना कहते ही रिचर्ड वो फिलहाल के लिए इनके केबिन के यहाँ से चले जाते हैं। बट मीनवाइल इस स्पा वाली बात को सुन इयान, माइकल, रेने, जीना वो सभी ही अंदर से इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि बिना कुछ सोचे समझे उस स्पा के अंदर एक एक कर चले जाते हैं। बट स्पा में जाने से पहले इया वो रिचर्ड का एक ऐसा अल्कोहल पी लेता है, जो कि नॉर्मल अल्कोहल से काफी ज्यादा काइंड ऑफ हेवी था, जिसके बाद से 2 शॉट मारती ही इयान वो बुरी तरीके से हाई हो जाता है। अब दोस्तों, मैंने आप सभी को ही इयान का ये इंटायर सेगमेंट इसलिए बताया है क्योंकि स्टोरी में आगे चलकर यही सीन हम सभी के ही बहुत काम आने वाला है, स्पेशली एंडिंग में। तो आप सभी को ही इस सीन को अच्छे से याद रखना है। तो समहाउ उस स्पा के अंदर आती हूँ तकरीबन 2-3 घंटे तक स्टीम खाने के बाद, जो क्या बैठे बैठे ऑब्वियसली इन सभी को ही स्टीम की वजह से प्यास लग रही थी। तो उसी ही चीज को देखते हुए इयान वो खड़े होकर फिलहाल के लिए इन तीनों को इधर ही बैठे रहने के लिए कहता है और खुद अकेला बाहर जाकर पीने के लिए पानी लेने के लिए ही जा रहा था। तो तभी ही स्पा से बाहर आती हूँ उसका गेट वो अपने आप ही बंद हो जाता है और अंदर बैठे माइकल, रीना एंड जीना को इयान की बहुत ही तेज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जैसा कि वो एकदम से लुढ़क के गिर गया हूँ। तो बस अब इसे ही अनसेटलिंग सीन को देखते हुए अंदर की तरफ माइकल, रेने, जीना वो तीनों तुरंत ही खड़े होकर इयान के इस वियर्ड मैटर के बारे में पता करने के लिए स्पा के गेट को खोलकर बाहर ही जा रहे थे। तो तभी ही माइकल को पता चलता है कि किसी ने गेट को ही बाहर से बंद कर दिया होता है। और अब इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि रेने एंड माइकल को गेट के ऊपर बने हुए कांच वाले होल से बाहर की तरफ इयान देखने को नहीं मिलता, जिसे अगर ये इन कैसे देख लेते तो उसे कहकर कम से कम गेट को बाहर से खुलवा लेते, क्योंकि रही बात इस गेट को तोड़ने की तो वो काफी मोटा था। तो बस अब इसे ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को देखते हुए माइकल एंड रेने इस स्पा से बाहर निकलने के बारे में कुछ सोचते ही तो तभी ही अंदर लगे स्टीम मशीन वो अपने आप ही टेम्परेचर तेज हो जाने के कारण पहले से भी ज्यादा स्टीम फेंकना शुरू कर देती है। तो इसे चौंका देने वाली चीज को देख माइकल
वो आसपास से इस मशीन का कंट्रोल बोर्ड ही ढूंढ रहा था ताकि इसके टेम्परेचर को कम कर सके, बट इस मशीन का कंट्रोल बोर्ड भी शॉकिंगली बाहर की तरफ ही लगा हुआ था। तो समहाउ इस फ्रस्ट्रेटिंग चीज को देखते हुए माइकल वो अपने ठीक सामने लगे हुए बल्ब्स के होल्डर्स को देख सीधे उनके पास जाकर उनमें से एक बल्ब को निकाल लेता है, ऐसा सोचते हुए कि वो इस होल्डर के अंदर जिसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी उसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा डाल फंसाकर इसे स्पा के अंदर शॉर्ट सर्किट करके लाइट को उड़ाने की कोशिश करता है ताकि वो मशीन चलने से बंद हो जाए और ये सभी ही इस झुलसती हुई गर्मी से जैसे तैसे बच जाए, क्योंकि हर 15 मिनट के अंदर उस मशीन का टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो इस समय ऑटोमेटिक मोड पे थी। तो वह लकड़ी के डालते ही शॉर्ट सर्किट तो हो जाता है और सरप्राइजली लाइट भी चली जाती हैं। बट अब जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि उस स्टीम मशीन का कंट्रोल बॉक्स बाहर लगा हुआ था, तो जाहिर से ही बात थी कि उसके कनेक्शन भी बाहर ही लगे हुए थे। तो माइकल के उस शॉर्ट सर्किट वाले आइडिया के चलते मशीन को कुछ भी नहीं होता और वो नॉर्मली अभी भी चल रही होती है, बट स्पा के अंदर की लाइट चली जाती है। तो अब ऐसे ही स्टीम खाते खाते रहने स्पा रूम के अंदर हवा न मिलने के कारण काइंड ऑफ सफोकेट हो जाने से बैठे बैठे ही बेहोश हो जाती हैं। तो अब रहने को ठीक अपने सामने ऐसे बेहोश होता था माइकल, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो गुस्से के मारे एकदम से खड़ा हो उस स्टीम मशीन को ही, जो कि काफी ज्यादा गर्म थी, उसको अपने हाथों से पकड़कर तोड़ने की कोशिश करता है। तो जहाँ पर उस मशीन के अंदर रखा हुआ कुछ गर्म पानी और कुछ बड़े बड़े गर्म पत्थर जिससे वो स्टीम बनाती थी लुढ़क कर माइकल के ऊपर ही गिर जाती हैं। तो जहाँ पर उसकी बॉडी पे वो गर्म उबलता हुआ पानी और वो गर्म पत्थर एकदम से गिर जाने से माइकल के हाथ पैर और पेट बुरी तरीके से जल के फट जाती हैं। तो जिसके चलते वो अनफॉर्चुनेटली दर्दनाक सहन करने की वजह से एट द मोमेंट दर्दनाक तौर पे मर जाता है। तो बस फाइनली इस मूवी के एंडिंग में जेना वो माइकल को ऐसे मरता हुआ देख और रेनी को ऐसे बेहोश पड़ा देख तुरंत ही उस मशीन में से एक पत्थर निकालकर गेट के बीचों बीच बने कांच के होल को तोड़ चिल्लाकर किसी को अपनी मदद के लिए आवाज देने की कोशिश करती हैं और बस आवाज देते देते ही सैम रहने के तरह बेहोशी हो जाती हैं। लेकिन तभी ही उसे ही वक्त जेने कैसे बेहोश होती हैं, हम सभी ही बाहर की तरफ ठीक स्पा के गेट के सामने एक आदमी को आता देख पाते हैं, जो कि वो और कोई नहीं बल्कि सरप्राइजली रिचर्ड ही होता है। जहाँ पर वो अपने ठीक सामने रहने और उसके दोस्तों को ऐसे बेहोश होता देख तुरंत ही गेट के ठीक सामने लगे हुए बड़े से एक लकड़ी के फट्टे को हटा, जिससे कि गेट एक्सीडेंटली बाहर से बंद हो चुका था। स्पा की अचानक से इतनी बुरी कंडीशन को देख जहाँ पर रिचर्ड को सरप्राइजली कोने के अंदर मरा हुआ माइकल भी दिखता है। इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल लगाकर रेने एंड जीना को, जो कि वो दोनों अभी भी जैसे तैसे जिंदा थे, हॉस्पिटल भिजवा देता है। तो हॉस्पिटल की वैन कैसे जाते वक्त हम सभी ही केबिन साइड की तरफ शॉकिंगली इयान को रोता हुआ देख पाते हैं, जो कि अब स्टोरी में यहाँ से ही ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब तक हम सभी ही ऐसा समझ रहे थे कि इस कैंप के ओनर मिस्टर रिचर्ड ने उन सभी ही बच्चों को स्पा के अंदर फंसाकर सबसे पहले इयान के ऊपर अटैक कर, जो कि बाहर जाकर पानी लेने गया था, उसको घायल करके गेट के आगे लकड़ी के फट्टे को लगा ताकि वो खुल ना सके। स्पा रूम के अंदर फंसाकर जेना और उसके दोस्तों को वैसे मारने की कोशिश करी होगी। तो दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये होल सिनेरियो एक काइंड ऑफ एक्सीडेंट था, जो कि गलती से नशे में इयान से हो गया था, जिसको इस बारे में पता तक नहीं था। आइए एक बार पीछे चलकर अच्छे से समझकर देखते हैं। अब जैसा कि आप सभी को याद होगा कि मूवी के बीच में मैंने आप सभी को बताया था कि इयान वो स्पा में जाने से पहले रिचर्ड का एक अल्कोहल पी के चले गया था, जो कि काफी हैवी एंड इंटेंस था, जिसे पीते ही वो हाई हो गया था। तो बस स्पा में जाने के बाद इयान वो अपने दोस्तों के लिए बाहर जाकर कुछ पानी वगैरह लेने के लिए ही जा रहा था। तो तभी ही कुछ ही कदम चलते ही ठीक गेट के बाहर ही उसे ड्रिंक को पीने की वजह से, जिसका नशा अभी भी नहीं उतरा था, आउट ऑफ सेंस हो जाने के कारण इयान वो लुढ़क कर गेट के पास ही गिर जाता है। तो वैसे गिरते वक्त वो गलती से गेट के ठीक सामने ही पड़े हुए लकड़ी के कुछ बड़े बड़े फट्टे, जिनको काट कर रिचर्ड ने कैंप फायर के लिए रखे हुए थे, स्पा के गेट के आगे ही आके गिर जाते हैं। तो बस उसी के ही चलते वो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े गेट के आगे आके ऐसे फंस जाते हैं कि वो स्पा का गेट खुलने पर भी नहीं खुलता, जो आप सभी अच्छे से इस समय देख सकते हैं। एंड माइकल, रेने, जीना वो तीनों लकीली अनजाने में अंदर ही फंस जाते हैं, जो कि वो इस एक्सीडेंट से बिल्कुल ही अनजान थे। बट अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि इयान वो जैसे तैसे खड़ा होकर उन लकड़ी के फट्टे को हटाने के बचे ताकि वो गेट खुल सके, और अपने दोस्तों को बिना कुछ बताए हैंगओवर के चलते सीधे अपने रूम में जाकर शॉकिंगली सो जाता है। और फिर उसके आगे जो हुआ तो वो हम सभी अच्छे से देखते आ रहे हैं।
और बस इसे ही अनएक्सपेक्टिंग एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी ठीक इधर ही एंड हो जाती है। वेल अब इस मूवी में ऐसा कुछ था नहीं जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि सारी चीजें पॉइंट ऑफ क्लियर थी जो किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ही नहीं कर रही थी। बट इन केस अगर आपको इस मूवी में स्टिल अभी भी कोई डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा जाकर एग्जैक्टली इस वीडियो को 3 मिनट 19 सेकेंड से देखना शुरू करना है और आपके सारे डाउट डेफिनेटली उधर ही क्लियर हो जाएंगे। तो वेल दोस्तों, यही थी 247 फ़ारेनहाइट मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।